बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हम एक रिज़ल्ट प्रूव करने जा रहे हैं। स्पेस आर एन इज़ कंप्लीट स्पेस। कंप्लीट स्पेस की डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं, जिसमें हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है। इसको भी कंप्लीट साबित करने के लिए हम इसकी कॉची सीक्वेंस लेंगे और उसको कन्वर्जेंट साबित करेंगे। बात हो रही है आर एन स्पेस की। मुझे ये बताएं कि अगर मैं कोई पॉइंट एक्स आर एन का पॉइंट लेता हूँ तो ये किस फॉर्मेट का होगा। इसको समझाने के लिए फ़र्ज़ करें मैं आपके पास एक पॉइंट ले रहा हूँ पी आर स्क्वेयर का, तो पी किस फॉर्मेट का होगा जी? एक्स वाई ऑर्डर पेयर्स, यानी उसको आप x1 y1 भी कह सकते हैं, यानी नहीं, उसको आप एक्स वाई भी कह सकते हैं, उसको आप x1 और x2 भी कह सकते हैं, उसको आप x1 y1, मतलब ऑर्डर पेयर होना चाहिए। तो यहाँ चूंकि आर स्क्वायर है तो यहाँ तक तो चलिए एक्स वाई ले लिया, आर क्यूब हो तो एक्स वाई जेड ले लेते हैं, लेकिन अब आर एन पे गए हैं तो फिर क्या करेंगे? फिर हमें कुछ और करना पड़ेगा ना। एक तो मैंने पी बिलोंग टू आर एन नहीं कहा, आप पी बिलोंग टू आर एन भी कह सकते हैं। तो अब अगर फर्ज करें कि मैंने एक्स पॉइंट लिया है आर एन का, तो ऑब्वियसली ये ऑर्डर एन टुपल होगा, x1 x2 xn, इस फॉर्म का होगा। समझ आ रही? सबस्क्रिप्ट में आपके पास जो ऑर्डर एन टुपल आएगा वो x1 से xn तक। इसी तरह अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ y, यानी y बिलोंग टू आर एन लेता हूँ, तो वो मेरे पास क्या होगा? वो y1 y2 अप टू yn। अब मसला यहाँ पे ये है, मैंने आर एन को कंप्लीट स्पेस साबित करना है, तो मुझे इसकी कॉची सीक्वेंस पोज करनी है। आमतौर पे हम सीक्वेंस किस तरह लिखते हैं? हम आमतौर पे सीक्वेंस लिखते हैं एक्स एन। फर्ज करें अगर ये मैं सीक्वेंस लेता हूँ एक्स एन लेट एक्स एन बी आ कॉची सीक्वेंस इन आर, देन मुझे ये बताएं कि इसकी जो टर्म्स हैं, एक्स एन सीक्वेंस कैसे लिखते हैं आप? इसकी टर्म पहली आएगी x1, दूसरी x2, तीसरी x3 अप टू सो वन, फिर xn और अप टू सो वन। ऐसे लिखते हैं ना सीक्वेंस को। अब मुझे ये बताएं कि ये जो सीक्वेंस की टर्म्स आई हैं ये किसको बिलोंग कर रही हैं? सीक्वेंस आपने ली कहाँ से है? आर से नहीं, आर एन से। तो इस सीक्वेंस की हर टर्म जो है वो आर एन की टर्म होगी, आर एन में बिलोंग, आर एन का पॉइंट होगा। ये मैंने सीक्वेंस की है, ये कॉची सीक्वेंस है आर में, यानी सीक्वेंस है आर में। आर में कह दिया, गलत कह दिया, आर एन कहना चाहिए इसको। हम तो प्रूव तो किसको करने जा रहे हैं? कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस तो हम साबित करने जा रहे हैं आर एन को। आर एन की फर्ज करें मैंने कॉची सीक्वेंस ली, जो आप लेते रहे हैं, आप इस तरह लेते हैं ना, एक्स एन कॉची सीक्वेंस ले ली आपने आर की, लेकिन अब हम चूंकि आर एन को कंप्लीट साबित करने जा रहे हैं, आर एन की आपने कॉची सीक्वेंस ले ली। अब सीक्वेंस आप लिखते हैं इस तरह, और ये इसकी टर्म्स हैं। ये सारी की सारी टर्म्स जो हैं, चूंकि सीक्वेंस आर एन की है तो सारी की सारी टर्म्स किसकी होंगी? ये भी आर एन की होंगी। अब मेरे लिए एक बहुत बड़ा मसला है, मुझे ये पता है कि x1 किसको बिलोंग करता है? आर एन को। मुझे ये पता है कि x2 किसको बिलोंग करता है? आर एन को। आर एन क्या है? मैं वही समझाना चाह रहा हूँ आपको, और आप किताब खोल के मुझे बता रहे हैं तो मैं आपको समझाना वही चाह रहा हूँ। ये उसका मतलब ये नहीं है, मैं वही आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अभी से तो हम मुश्किल में हैं। किस तरह मुश्किल में है कि अगर हम इस फॉर्मेट की इस तरह की सीक्वेंस लें जिसका सबस्क्रिप्ट जो है nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वक्त nth टर्म को क्या, nth टर्म को रिप्रेजेंट करने वाला ये सबस्क्रिप्ट है। जब उसको सबस्क्रिप्ट को आप एलेबरेट करेंगे तो उसकी नंबर ऑफ टर्म्स आनी शुरू हो जाएंगी। ये x1 आ जाएगा फर्स्ट टर्म, x2 सेकंड टर्म, और ये थर्ड टर्म। ये सारी की सारी किसको बिलोंग करती है? अब x1 जो आर एन को बिलोंग करता है, तो x1 तो ऑर्डर एन टुपल होगा ना। अब इसको मैं आगे कैसे लिखूं ये बताइए।
मसला बन गया ना। यानी इसका होना ये चाहिए, क्या मैं इसको x1 x2 x3 अप टू xn ऐसे लिखूं? इसमें तो गड़बड़ हो गई है। तो x1 लिख रहे हैं तो ऑर्डर एन टुपल में लिखना है, ये प्रॉब्लम हो गई है। इसी तरह x2 भी आर एन का पॉइंट है, x2 भी जब मैं ऑर्डर एन टुपल में लिखूं तो अब x1 x2 x3 तो मैं नहीं यूज कर सकता। ये समझ आएगी, हमारा प्रॉब्लम आ गया। अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम ये करेंगे कि जो सीक्वेंस लेंगे उसकी nth टर्म का जो रिप्रेजेंट करने वाला जो सबस्क्रिप्ट है उसको सबस्क्रिप्ट की बजाय सुपरस्क्रिप्ट में ले लेंगे। एक बात, एक उसको डिस्टिंग्विश कर देंगे n से, n नहीं लेंगे। सुनिएगा, हम ये बजाय ये सारा काम करने की बजाय हम ये करेंगे, ये नहीं करेंगे जो हमने किया था। इस तरह लेने की बजाय हम उसकी जो सीक्वेंस है वो इस फॉर्म में ले लेते हैं, XP। तो ये आप यही समझें कि XN लिखा हुआ है। XN क्या कहता था आपको? N क्या बता रहा था? वो टर्म देता था, वो नंबर ऑफ टर्म देता था। कौन सी टर्म पे आपने जाना है, यहां से आपको सब सुपरस्क्रिप्ट देगा। यानी अब ये जो आप लिखेंगे XP, वो इसकी जो ये सीक्वेंस जो है इसकी पहली टर्म कैसे आएगी अगर P की जगह 1 डाल देंगे, दूसरी टर्म कैसे आएगी P की जगह 2 डाल देंगे, तीसरी टर्म कैसे आएगी X की जगह 3 डाल देंगे, और P टर्म वहां हम nth टर्म कहते थे, यहां हम इसको क्या कहेंगे P टर्म। को प्रॉब्लम हो रही है? सबस्क्रिप्ट से हम चले गए सुपरस्क्रिप्ट में, उसकी भी रीजन मैंने बताई आपको, अभी हम देखेंगे क्यों किए हैं, पहले भी देख लिया। और n की बजाय हमने क्या इस्तेमाल कर लिया, P इस्तेमाल कर लिया। n की बजाय P इस्तेमाल कर लिया, उससे डिस्टिंग्विश करने के लिए n तो आना ही आना उसमें, Rn। मुझे अब ये बताएं कि ये जो सीक्वेंस है किसकी सीक्वेंस? Rn की सीक्वेंस है। इसकी हर टर्म जैसे मैंने पहले लिखा था, इसकी हर टर्म Rn की टर्म होगी, Rn का पॉइंट होगी। यानी x1 किसका पॉइंट होगा? Rn का। इसी तरह x2 जो है ये भी Rn का पॉइंट है, और सो ऑन xp जो है वो भी Rn का पॉइंट है। अब x1 चूंकि Rn का पॉइंट है तो इसने क्या होना है, x1 किस फॉर्म का होगा जी? 1 1 x31 अप टू xn1। कोई समझ आई? ये ऊपर वाला 1 फिक्स रहेगा, इसकी वजह से चूंकि सीक्वेंस की मैं फर्स्ट टर्म लिख रहा हूं, सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म जो है वो Rn का पॉइंट है, लिहाजा Rn का पॉइंट होने की वजह से वो ऑर्डर n टुपल बनाएगी। तो जो नीचे सबस्क्रिप्ट चल रहे हैं वो इस Rn की वजह से चल रहे हैं, उसमें x1 आएगा, x2 आएगा, x3 आएगा, अप टू कहाँ तक जाएगा, xn तक जाएगा, और ऊपर वाले 1 1 1 वैसे ही लेंगे। इसी तरह अगर मैं इसकी P टर्म लेता हूं तो वो xP टर्म जो है वो भी किसकी टर्म है? Rn का पॉइंट है। Rn का पॉइंट n डिमेंशनल स्पेस की वजह से ऑर्डर n टुपल में होगा। तो ये क्या होगा फिर, x1p x2p अप टू xnp। तो अब समझ आई कि जो कितनी टर्म है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमने यूज़ किया सुपरस्क्रिप्ट क्यों यूज़ किया, क्योंकि सबस्क्रिप्ट जो है वो ऑर्डर n टुपल के लिए यूज़ होना है। अगर ये आपको कहीं मसला है तो मुझे भी बता दो। ये समझ आ गई कि सीक्वेंस क्यों हमने ये वाली ली है और उसके आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। इस सीक्वेंस की हर टर्म जो है वो इस तरह लिखी जाएगी, और हर टर्म जो है Rn का पॉइंट होगी। Rn का पॉइंट होने चुके ऑर्डर n टुपल की फॉर्म में होगा, लिहाजा ये सारा कुछ इस तरह हम लिखेंगे। x11 से क्या मुराद है, ये
हाँ, ये नहीं आर एन का पॉइंट, ये पॉइंट एक्स बन रहा है, ये आर एन का पॉइंट नहीं, ये पूरी सीरीज भी नहीं है, पूरा ऑर्डर एन टुपल जो है ये आर एन का पॉइंट है। समझ आइए। मिसाल के तौर पे जब मैंने अभी लिखा था एक्स, ये पी पॉइंट लिखा एक्स वाई जेड, ये किसका पॉइंट है? आर क्यूब का, ठीक है। अब इसमें ये एक्स तो आर क्यूब का पॉइंट नहीं है ना, एक्स तो पी का नहीं है, एक्स आर का है, एक्स आर का पॉइंट है। आर क्यूब का जब वो ट्रिपल ऑर्डर बनेगा तब बनेगा, ऑर्डर पेयर की बजाय ट्रिपल ऑर्डर बनेगा तब वो बनेगा आर क्यूब का। तो ये जो आप इसको आपने कह दिया कि ये आर एन का पॉइंट है, ये अकेला तो आर एन का नहीं है, आर एन का तो ये है, और ये पूरे का पूरा आर एन का होगा, और इसके अंदर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सारे के सारे आर को बिलोंग करते हैं। यानी यहाँ पे ये मैं एक्सप्लेन कर दूं कि x1p x2p अप टू सो ऑन ये आर को बिलोंग कर रहे हैं। जब मैं इनके ऊपर ब्रैकेट डाल के एन तक लेके जाऊंगा तो वो किसको बिलोंग करेंगे? फिर आर एन को करेंगे। चलें, अब ये थोड़ी सी नोटेशन बतानी थी आपको, इसका क्या मतलब है। अब हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो लेट एक्स पी बी a Cauchy sequence in Rn, then for epsilon greater than 0 there exists a natural number n naught such that, जी बताएंगे, डी एक्स पी एक्स क्यू कर लेना। अब वहाँ हम क्या करते थे, एम एन या पी क्यू कर लेंगे और रखेंगे सुपरस्क्रिप्ट। और ये क्या आएगा आपके पास, लेसर देन एप्सिलॉन फॉर ऑल पी क्यू ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट। और ये एन डायमेंशनल स्पेस में मैट्रिक्स स्पेस जो है किस तरह डिफाइन की जाती है, ये यही आएगा ना, सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एक्स आई पी माइनस एक्स आई क्यू मॉड लेसर देन एप्सिलॉन फॉर ऑल पी क्यू ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट। ये भी समझ आ गई कि नहीं समझ आई? ठीक है, एक्स पी किसका पॉइंट है? एक्स पी एन डायमेंशनल स्पेस का पॉइंट है। एन डायमेंशनल स्पेस में आना क्या है, एक्स पी ये लिखा हुआ, ये एक्स पी लिखा हुआ, एक्स वन पी एक्स टू पी एक्स एन। तो आई यहाँ पे मैंने डाल दिया, सबस्क्रिप्ट में क्या डाल दिया, आई, और आई की वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके n तक, और ये सिग्मा डालना है। ठीक है, ये आपके पास आ गया। इसी तरह डिफाइन करते हैं डिस्टेंस इन एन डायमेंशनल स्पेस में, या स्क्वायर रूट भी लेते हैं, जरा बताइएगा। अब अगर ये हमारे पास आ गया है तो इससे आगे क्या होगा वो भी जरा समझ लें। इसको क्या, ये मैं एक्सप्लेन करता हूं जरा, इसका मतलब क्या है। ये रफ वर्क में मैं इसको मिटा भी दूंगा, अभी आप सिर्फ समझ लें इसका क्या मतलब है, या इसको मैं इधर कर लेता हूं। ये चीज़ समझ आ गई ना सारी। अगर मैं इसकी समेशन खोलूं तो इसका मतलब ये है x1 p माइनस x1 q अप टू xn p माइनस xn q मॉड, ये लेसर देन एप्सिलॉन, यही है ना इसका मतलब, फॉर ऑल p q ग्रेटर इक्वल एन नॉट। ये समझ आ रही इन सब का सम। मुझे अब ये बताएं कि ये जो सब का सम है, इनमें से सिर्फ मैं अगर एक लूँ तो उससे क्या होगा, मुझे सिर्फ ये बताएं। सिर्फ मैं ये लेता हूँ x1
x1p माइनस x1q इसका मॉड, इसका इसके साथ क्या रिलेशन होगा, x1p माइनस x1q मॉड प्लस x2p माइनस x2q मॉड प्लस xnp माइनस xnq मॉड। क्या रिलेशन होगा इसका इसके साथ? ये वाली चीज़ जो है इसके क्या चांसेस हैं, या तो ये इससे छोटी है या इक्वल है। इक्वल का कब चांस है? जब इसके अलावा बाकी सारे फौत हो जाए। फौत ही होंगे तो होगा ना, एक दूसरे को कैंसिल तो करेंगे नहीं, नेगेटिव तो आएगा कोई नहीं इनमें से। ऐसे भी था ना कि वो आप कहें जी कोई पॉजिटिव आ रहा है कोई नेगेटिव आ रहा है, एक दूसरे को काट काट के वो कैंसिल हो गए तो सिर्फ यही बच गया। नहीं, वो फौत ही हो जाए, वो सारे के सारे जीरो हों तो फिर ये इसके बराबर हो सकता है, लेकिन हो तो सकता है ना कि वो सारे जीरो, तो फिर ये इसका चांस क्या हुआ। और ये वाली चीज जो आगे है ये लेसर देन एप्सिलॉन है, तो फिर क्या समझ आई हमें, x1p माइनस x1q मॉड लेसर देन एप्सिलॉन फॉर ऑल pq बिलोंग pq ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट लिया हुआ हमने, एन नॉट हो गया। अब इसी तरह क्या ये भी होल्ड नहीं करेगा, x2p माइनस x2q मॉड इज लेसर देन एप्सिलॉन फॉर ऑल pq ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट, ये भी होल्ड नहीं करेगा। तो ये सारे नहीं करेंगे। xnp माइनस xnq मॉड इज लेसर देन एप्सिलॉन फॉर ऑल pq ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट, सारे करेंगे। ये कर गया तो बाकी भी करेंगे। अब ये स्टोरी हम यहां इस तरह लिखेंगे, xip माइनस xiq इज लेसर देन एप्सिलॉन फॉर ऑल pq ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट। और एक चीज और लिखेंगे, फॉर ईच फिक्स्ड आई। वो फिक्स्ड आई से मुराद क्या है, I1 उसके लिए ये, I इज इक्वल टू 2 उसके लिए ये, I इज इक्वल टू 3 उसके लिए ये, और I इज इक्वल टू n के लिए ये। तो ये काम सारे I के लिए ये होल्ड करेगा। मॉड लिखना लाजमी, xip माइनस xiq मॉड इज लेसर देन एप्सिलॉन फॉर ऑल pq ग्रेटर इक्वल टू, और फॉर ईच फिक्स्ड I। नहीं समझ आई? फिक्स्ड I मैंने करके दिखा दिया। मुझे अब आपसे ये पूछना है कि जब मैंने xp लिया उसमें जो xp जो सीक्वेंस है उसकी जो सारी टर्म्स है वो ये लिखी हुई है। xp सीक्वेंस की एक पीस टर्म लिखी हुई है मैंने, और वो इस तरह, वो क्या है, ऑर्डर n2। मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना है कि ये जो x1p है ये किसको बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता था ना, ये वाली किसको बिलोंग करती थी, Rn को। ये बिलोंग करती है Rn को। और इसमें जो x1p है ये किसको बिलोंग करता है, शाबाश बताएं, R को। ये बिल्कुल उसी तरह ही है। अगर x मैं लेता हूं x1 x2 अप टू xn, ये बिलोंग कर रहा है किसको, Rn को। तो x1 किसको बिलोंग करता है, R को। इसी तरह x2 किसको बिलोंग करता है, x3 भी R को बिलोंग करता है। तो यानी x1p या हर फिक्स्ड I के लिए xip जो है किसको बिलोंग करेगा, R को। तो यहां से क्या समझ आई है, फॉर ईच फिक्स्ड I दिस इज द कॉची सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर बन गए, पहले रियल नंबर नहीं थे। ये वाले दो, ये और ये दो रियल नंबर नहीं थे। ये किसका पॉइंट था, Rn स्पेस का था, और ये भी Rn स्पेस का था। जब आप यहां तक पहुंचे हैं तो ये, तो यही बात के ये अब पहले जो वाला था जो xp जो था ये बिलोंग कर रहा था किसको, Rn को। अब यहां तक जब हम पहुंचे हैं तो हर xp जो है ये किसको बिलोंग कर रहा है, R को। तो यहां से फिर क्या पता चला
कि हर फिक्स्ड आई के लिए ये सीक्वेंस कॉशी सीक्वेंस है किसकी, आर की, सेट ऑफ रियल नंबर्स की। दिस शोज दैट फॉर ईच फिक्स्ड आई एक्स आई पी is a Cauchy sequence of real numbers. So ठीक है जी, ये रियल नंबर्स की Cauchy सीक्वेंस हो जाती है, यानी x1p भी रियल नंबर की Cauchy सीक्वेंस है, x2p भी, जब फिक्स आई पी कह रहा हूँ ना, फिक्स आई, तो मैं ये कह रहा हूँ कि x1p जो है वो भी Cauchy सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स की है, x1p x2p भी Cauchy सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है। ये सारी की सारी क्या है, Cauchy सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स। आगे चलते हैं। अब रियल नंबर की स्पेस तो कंप्लीट होती है, सिंस R इज कंप्लीट, सो फॉर ईच फिक्स्ड आई एक्स आई पी कन्वर्ज करेगी किसी पॉइंट के ऊपर, उसको मैंने एक्स आई कह दिया, और वो पॉइंट किसका होगा, आर का। आई जेन में रहे कि आई आपके पास जो है 1 से लेके एन तक है, यानी मैं ये कह रहा हूँ कि चूंकि ये एक्स आई पी जो है Cauchy सीक्वेंस इन आर है और आर कंप्लीट होती है, तो ये कन्वर्ज करेगी किसी पॉइंट के ऊपर, वो पॉइंट भी हमने सपोज कर लिया एक्स आई, यानी x1p कन्वर्ज करेगी किसके ऊपर, x2p किसके ऊपर कन्वर्ज करेगी, x3p किसके ऊपर कन्वर्ज करेगी, x3 के ऊपर। समझ आ गई है? अब कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लगानी है, चूंकि ये कन्वर्ज कर रही है x1 के ऊपर, तो सो यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस, देन फॉर जो आपने एप्सिलॉन लिया हुआ है ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर एन आई कर लो, सच दैट जी क्या था वो, एक्स आई पी माइनस एक्स आई मॉड इज लेसर देन एप्सिलॉन ओवर एन, एप्सिलॉन ओवर एन या एप्सिलॉन ओवर अंडर रूट एन, ठीक हो गया। फॉर ऑल पी क्यू ग्रेटर और इक्वल टू, सॉरी अब तो वो काशी से आकर कन्वर्जन ले ली ना, फॉर ऑल पी ग्रेटर और इक्वल टू एन आई जी। ये वाला एन तो दूसरा है ना, ठीक है, तो ये एन आई से मुराद जो है वो ये होगा ना कि ये, इसका मतलब एक्चुअली मैं ये ले रहा हूँ, ये जरा देखिएगा, x1p माइनस x1p माइनस x1 मॉड इज लेसर देन एप्सिलॉन ओवर एन फॉर ऑल p ग्रेटर इक्वल टू n1। इसी तरह x2p माइनस x2 मॉड इज लेसर देन फॉर ऑल p ग्रेटर इक्वल टू n2। समझ आइए? इसी तरह xnp माइनस xn मॉड इज लेसर देन एप्सिलॉन बाई n फॉर ऑल p ग्रेटर इक्वल टू n, n, ठीक है। अब अगर मैं ये सपोज कर लूं n डैश इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ n1 n2 अप टू nn, देन वो सारी की सारी कंडीशन जो है वो क्या बन जाएंगी, एक्स आई पी माइनस एक्स आई मॉड विल बी लेसर देन एप्सिलॉन बाई n फॉर ऑल p ग्रेटर इक्वल टू n डैश। ये समझ आई? मैंने अब ना
ये जो चीज़ बेसिकली अगर ये लिखी हुई है ना ये वाली, इसका मतलब ये सारी है। अब ये सारी वैलिड थी जब p ग्रेटर इक्वल टू n1 था। अब जब मैंने n1 n2 n3 में सबसे मैक्सिमम जो है उससे n डैश ले लिया, तो ये सारी की सारी वैलिड हो गई हैं किसके लिए, n डैश के लिए। तो ये मैं सारी लिखने के बजाय मैंने ये लिख दिया, सारी लिखने के बजाय मैंने ये लिख दिया i जो है वो क्या है, ये सारी कंडीशंस मैंने लिख दी हैं, i वेरीज फ्रॉम 1 to n। तो अब अगर मैं सम कर दूं सिग्मा i वेरीज फ्रॉम 1 to n xi p माइनस xi मॉड इज लेसर देन, क्या हो जाएगा भला, एप्सिलॉन ओवर n प्लस एप्सिलॉन ओवर n प्लस एप्सिलॉन ओवर n फॉर ऑल p ग्रेटर इक्वल टू n डैश। क्या किया मैंने, ये जो सारी लिखी है ना इनको मैंने ऐड किया है, जो मैं यहाँ सारी लिखी हुई नहीं दिखा रहा आपको, ये सारी लिखी हुई है, सबको ऐड किया तो राइट हैंड साइड भी इनकी ऐड होगी। और ये कितनी है, n है, n टाइम्स ऐड होंगी। तो क्या ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, वैसे ये डी एक्स पी एक्स बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, n एप्सिलॉन बाई n, n से कैंसिल हो जाएगा, फॉर ऑल p ग्रेटर इक्वल टू n डैश। बेसिकली आपके पास बन जाएगा डी एक्स पी एक्स इज लेसर देन एप्सिलॉन फॉर ऑल p ग्रेटर इक्वल टू n डैश। इससे क्या पता चल गया कि ये जो आपने कॉशी सीक्वेंस ली हुई थी वो x पे कन्वर्ज करती है, और x किसका पॉइंट है, ये मुझे पहले कैसे पता चला कि x किसका, Rn का पॉइंट है, नहीं लिया ही नहीं था ये तो आप नहीं, x तो हमने कभी लिया ही नहीं है, x तो हमने लिया ही नहीं कभी। इधर देखो जरा, एक मिनट x तो कभी लिया ही नहीं, ये xi से इमीडिएटली यहाँ x बन गया, कैसे बना, ये था कि आपकी x1p सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है x1 पे, इसी तरह x2p जो है वो कन्वर्ज कर रही है x2 पे, और xnp जो है वो कन्वर्ज कर रही है किसके ऊपर, xn पे। तो हमने अब ये साबित किया है कि x1p x2p अप टू xnp ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है किसके ऊपर, x1 x2 xn। अभी तक x का जिक्र नहीं आया। तो अब मैंने क्या, ये तो हमें पता है कि ये क्या बनती है, ये आपके पास xp बनती है सीक्वेंस, और ये वाला जो नहीं पता चला इसको x का है, और ये यकीनन ये जो x1 से लेके xn तक का ऑर्डर n टुपल बना है ये लाजमी तौर पे Rn का पॉइंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि x1 R का है, x2 R का है, x3 R का है, वो तो आप यहाँ पे कह के भी आए हैं कि कॉशी सीक्वेंस R की कॉशी सीक्वेंस होने की वजह से R में कन्वर्ज करेगी। x1 R का, x2 R का, xn R का, उसका जब ऑर्डर n टुपल बनेगा वो किसका होगा। बस आप यहाँ पे कह दें, जब आपने यहाँ यूज किया x, वेयर x इज इक्वल टू x1 अप टू x2 xn बिलोंग टू Rn, तो कॉशी सीक्वेंस चूंकि कन्वर्ज कर गई है तो R जो हमने स्पेस साबित करनी थी Rn वो क्या साबित हो गई है, कंप्लीट। दिस शोज दैट Rn is complete. This completes the proof. तो शुरू में जब मैंने रियल लाइन को कंप्लीट साबित किया था तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि इसने आगे इस्तेमाल होना है, पिछले थ्योरम में भी और अब भी। क्या हुआ है, जिस स्पेस को हमने कंप्लीट साबित करना था, पिछले लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर्स की स्पेस को कंप्लीट साबित करना था, उसकी कॉशी सीक्वेंस लेके हम आए थे और उसको डीकम्पोज किया था कॉशी सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स की कॉशी सीक्वेंसेस चूँकि कंप्लीट कन्वर्ज करती हैं तो उनकी कन्वर्जन से हम वापस आए तो कॉम्प्लेक्स नंबर की सीक्वेंस कन्वर्ज की। एग्जैक्टली अब यही हुआ है, इस लेक्चर में भी हमने यही किया। Rn स्पेस की कॉशी सीक्वेंस ली है और उसको डीकम्पोज किया इनटू कॉशी सीक्वेंसेस ऑफ रियल
नंबर्स, और रियल लाइन की कंप्लीटनेस को इस्तेमाल करते हुए ओरिजिनल कॉशी सीक्वेंस जो स्पेस की मिली थी उसको कन्वर्जेंट साबित किया। इससे आर एन जो है वो कंप्लीट साबित हो गया।